पहले थी गाइडलाइन 3 वीक्स, कॉफ फॉर 3 वीक्स 3 स्पूटम सैंपल्स। अब ये है कि कॉफ फॉर 2 वीक्स 2 स्पूटम सैंपल्स। क्या मतलब? कोई भी पेशेंट आपके पास आया, बोला डॉक्टर साहब 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है, सस्पेक्ट ट्यूबरकुलोसिस, 2 सैंपल लेने। ज़ील नेल्सन माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है ना? स्टेराइल कंटेनर प्लास्टिक दोगे, स्क्रू कैप्ड, उससे बोलोगे जितना बलगम निकाल सकता है अपना बलगम निकाल दे, और निकाल के इस कंटेनर में ले आ। ये तो हुआ पहला सैंपल। दूसरा सैंपल क्या कहोगे? दूसरा सैंपल ये कहोगे कि एक स्टेराइल कंटेनर उसको दे दोगे कि ये घर ले जाओ। सवेरे उठ के ना कुल्ला करना है ना ब्रश करना है, सवेरे उठते ही सबसे पहले इसमें जितना बलगम निकाल सकते हो वो निकाल के इस स्टेराइल कंटेनर में ले आना, और उसकी ज़ील नेल्सन स्टेनिंग कर दी जाती है। और ये देखा जाता है कि एसिड फास्ट बेसिलाई है या नहीं है। क्या मतलब होता है एसिड फास्ट बेसिलाई का? कैसे करते हैं एनीबॉडी? यस, लास्ट रो बीच में खड़ा हो, बता ज़ील नेल्सन स्टेनिंग क्या होती है। खड़ा हो, स्टैंड अप। यस, ज़ील नेल्सन स्टेनिंग क्या होती है? नेक्स्ट। वो तो मान लिया, पहले क्या डालूं? मैंने स्पूटम लिया, स्पूटम को मैंने ग्लास स्लाइड में ले लिया, उसको कर दिया, हाँ, स्मीयर बना लिया उसका। स्मीयर बनाने के बाद क्या करूं? सबसे पहले क्या डालूं? कार्बोल फुस्चिन। हाँ, उसके बाद डीकलराइज करा जाता है एसिड से, और उसके बाद मिथिलीन ब्लू। तो बैक्टीरिया जो है वो कौन से कलर का दिखेगा? हाँ, रेड कलर का। समझ में आया? सबसे पहले सिट डाउन, सबसे पहले आपने कार्बोल फुस्चिन डाला, कार्बोल फुस्चिन ने बेसिलाई जो है उसने उस कार्बोल फुस्चिन का लाल रंग ले लिया। उसके बाद क्या है? आपने डीकलराइजिंग एजेंट डाला। एसिड फास्ट बेसिलाई है। फास्ट का मतलब कलर फास्ट है। जैसे लेडीज जो है शॉपिंग करने जाती हैं, बोलती हैं कि इस कपड़े का कलर फास्ट है ना। कलर फास्ट का मतलब कलर जाएगा नहीं, फेड नहीं होगा। तो क्या है? वही कंसेप्ट है एसिड फास्ट। एसिड फास्ट का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद भी अपना कलर नहीं छोड़ेगा। तो यूजुअली नॉर्मल बेसिलाई जो है उसको, उसमें आपने स्पीयर में सल्फ्यूरिक एसिड डाला, वो अपना कलर छोड़ देगा, और उसके बाद आपने काउंटर स्टेन डाला मिथिलीन ब्लू, वो ब्लू स्टेन ले लेगा। डाई कराते हो ना कपड़ों पे, पहले जो है एक कलर, उसके बाद एसिड डाल दिया तो उसने सफेद हो गए कपड़े का कलर, उसके बाद जो है उसने नीला डाल दिया तो नीला कलर ले लिया। बट एक कुछ एसिड फास्ट बेसिलाई कौन से? जिन्होंने डीकलराइज ही नहीं हुए, तो लाल का लाल रंग दिखा। समझ में आया कंसेप्ट? तो जिसके भी पॉजिटिव आया सैंपल, अर्ली मॉर्निंग सैंपल, क्यों? 93% तो टेक्स्ट बुक कहती है, 99% प्रैक्टिकली। अगर पेशेंट को स्पूटम पॉजिटिव टीबी है तो उसका उस समय 99% चांस है कि सेकेंड सैंपल में दिख जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो एपिडेमियोलॉजी ऑफ टीबी। अब मैं बात कर रहा था ट्यूबर का, आरएनटीसीबी का नाम चेंज होके एनटीईपी हुआ, एलिमिनेशन। देखो, पहली चीज कहलाती है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, दूसरी चीज कहलाती है एलिमिनेशन, तीसरी चीज कहलाती है इरेडिकेशन। एक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, दूसरा एलिमिनेशन है, तीसरा इरेडिकेशन है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का क्या मतलब? साइंटिफिक तरीके से बताओ, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का क्या मतलब? आपने बीमारी को प्रिवेंट कर दिया, क्या मतलब? या कंट्रोल कर दिया, क्या मतलब? उसकी इंसिडेंस और प्रेवलेंस नहीं मिल रहा, आपने बीमारी का इंसिडेंस और प्रेवलेंस कम कर दिया। समझ में आया? इंसिडेंस इज न्यू केसेस इन द कम्युनिटी, प्रेवलेंस इज ओल्ड प्लस न्यू केसेस इन द कम्युनिटी। तो आपने अगर किसी बीमारी का इंसिडेंस और प्रेवलेंस कम कर दिया तो वो बीमारी को आपने प्रिवेंट और कंट्रोल कर दिया। आरएनटीसीबी की बदौलत हमने ट्यूबरकुलोसिस का कंट्रोल कर लिया था। तो कंट्रोल कर लिया, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे है एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन का क्या मतलब? एलिमिनेशन का क्या मतलब? चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक देना। मतलब एक टीबी का पेशेंट चारों तरफ किसी और को टीबी ना दे, वो है एलिमिनेशन। और इरेडिकेशन का क्या मतलब?
बिल्कुल एक्सटेंड कर देना, टीयरिंग इट बाय, जड़ से उखाड़ देना, टीयरिंग इट बाय रूट्स। इरेडिकेशन का मतलब अब वो बायोलॉजिकल एजेंट है ही नहीं। तो पोलियो का इरेडिकेशन हुआ है, एलिमिनेशन हुआ है? इट इज इरेडिकेशन, इट इज एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि इरेडिकेशन का हुआ। अगर इंडिया की बात करो तो ठीक मान लेता हूं, अगर पोलियो की बात करूं मैं, तो पोलियो इरेडिकेट हो गया क्या? नहीं हुआ है अभी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अभी भी पोलियो है। हमने एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि 3 साल से, 4 साल से, 2011 में हमारा लास्ट केस पोलियो का मिला था, 2014 के बाद हमारे को पोलियो का एक भी केस नहीं मिला। तो वी हैव एलिमिनेटेड पोलियो, अब पोलियो नहीं फैलता। समझ में आया? दूसरी चीज, इस टेबल को देखोगे तो एक टर्म कहला रही है इन्फेक्शन, एक टर्म कहला रही है डिजीज। क्या मतलब होता है इसका? एक इन्फेक्शन का क्या मतलब, डिजीज का क्या मतलब? एनीबडी? आप लोग टीबी इन्फेक्टेड हो सकते हो क्या? और ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है क्या आपको? कैसे पता लगाओगे? यस, मैंटो टेस्ट किया जाता है ना। 1 ट्यूबरकुलोन यूनिट जो है वो सबक्यूटेनियसली डाल दो और उसके बाद पेन से उसको सर्कल कर दो। मतलब ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, जो भी टीबी वार्ड में गए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है ट्यूबरकुलोसिस। आप टीबी वार्ड में गए, टीबी वार्ड में एयर में ट्यूबरकुलोसिस है, आपने वही एयर इनहेल करी, आपकी बॉडी में टीबी बैसिलाई तो है। तो मतलब इन्फेक्शन का मतलब आपकी बॉडी में टीबी बैसिलाई होना। अब टीबी बैसिलाई है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होंगे उसके, तभी तो आपको बीमारी नहीं हुई। जब एंटीबॉडी डेवलप हुए और आपको बीमारी नहीं हुई, मतलब आपको ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज नहीं है। समझ में आया? तो दिस इज ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन एंड ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन का मतलब टीबी बैसिलाई बॉडी में है, हम लोगों का सबका मेंटो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप एंटीजन है, आपने एंटीजन सबक्यूटेनियसली डाला और वो जो है बॉडी ने यहाँ पे सबक्यूटेनियसली डाला और उसके बाद आपने 10 मिनट में देखा तो इंड्यूरेशन होने लग गई, लाल रंग होने लग गया और साथ में खुजली मचने लगी, इचिंग होने लग गई। क्या मतलब है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मेंटो पॉजिटिव आ गया। मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन है, पेशेंट कह रहा हूँ, इंडिविजुअल को इन्फेक्शन है, पर उसकी बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई तो है पर डिजीज नहीं है। लंग क्लियर है, स्पूटम क्लियर है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। इसीलिए मॉर्निंग क्लिनिक्स जो है उसमें हमेशा यही कहा जाता है, तुम दोनों ग्रीन टी शर्ट, खड़ा हो जा बेटा, बोथ ग्रीन टी शर्ट, गेट आउट ऑफ द क्लास। तुम दोनों खड़े हो जाओ, मोबाइल देख रहे हो, इधर, और दोनों लेफ्ट। खड़ा हो तू, इधर वाला सेकंड लास्ट, क्या कर रहा है? मोबाइल देख रहा है? हाँ, दोबारा क्लास में मोबाइल फोन मत यूज करियो, और अगर तुझे इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तेरी अटेंडेंस में मार्क कर देता हूं, क्लास से बाहर निकल जा। समझ में आ गया तुम्हारे? तो ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन एंड ट्यूबरकुलोसिस डिजीज समझ में आया? तो दिस इज इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन एंड इंसिडेंस ऑफ डिजीज। Important point is every tuberculosis sputum positive patient can infect up to 10 to 15 individuals every year. Without treatment, 50% patient will die, 25% will remain healthy, and 25% will develop chronic infectious tuberculosis. तो टीबी, और सेकेंडली हम बात करते हैं पल्मोनरी टीबी की, पर अगर आप एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी पे भी जो है प्रोग्राम RNT-NTP प्रोग्राम में जो है पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी में डिफरेंशिएट नहीं किया है, टीबी बैसिलाई है तो उसको पेशेंट को जो है कैटेगरी 1 के ट्रीटमेंट पे डाल देते हैं। बट बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिसमें ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता। ट्यूबरकुलोसिस इज अ वेरी वेरी कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन विमेन। अगर पेशेंट आते हैं, पेशेंट जो है इनफर्टाइल है, इनफर्टिलिटी किस कब सस्पेक्ट करेंगे? पेशेंट क्या कंप्लेंट करके ले आएगा जब आप उसको फर्टिलिटी सेंटर में रेफर करोगे? मैरिड कपल है, अगर 1 साल के बाद भी उनके इशू नहीं हो रहा तो वो दे शुड गेट इन्वेस्टिगेटेड। लेडी की सोनोग्राफी कराई,
सोनोग्राफी में टीओ मास कहलाता है, ट्यूबल ओवेरियन मास। टीओ मास का मोस्ट कॉमन का कॉज ये ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडिनोपैथी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस तो है ही, उसके बाद पेरिकार्डाइटिस, प्लूराइटिस, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में कौन मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टीबी इज जेनाइटल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में इलियोसिकल जंक्शन। तो ट्यूबरकुलोसिस एपिडिडमो ऑर्काइटिस, ट्यूबरकुलोसिस टीओ मास जो है फीमेल्स में मैंने बताई दिया आपको। ट्यूबरकुलोसिस इवन ऑस्टियोमाइलाइटिस तक कॉज करता है। स्पाइनल टीबी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिस्ड डायग्नोसिस, स्पाइनल टीबी है पेशेंट को। तो दी ह्यूमन बॉडी का ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिसको ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्ट नहीं करता। ओके, समझ में आया? तो 2 वीक तक पेशेंट को कॉफ, आपने 2 स्पूटम सैंपल कराए, दोनों में से एक भी स्पूटम सैंपल अगर पॉजिटिव आ गया तो पेशेंट को टीबी सस्पेक्ट करें। अब प्रॉब्लम क्या है टीबी की? टीबी का, अब जैसे मैं इस पे आऊं, जस्ट अ सेकेंड। प्रॉब्लम क्या है? लुक एट द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट एंड देन आई विल गो प्रीवियसली। लुक एट द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। ट्यूबरकुलोसिस में पेशेंट को कॉफ होता है विद एक्सपेक्टोरेशन, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, ये कार्डिनल फीचर्स हैं टीबी के। कॉफ विद एक्सपेक्टोरेशन, हीमोप्टाइसिस भी हो सकता है कि खून, बलगम में खून आना, हीमोप्टाइसिस, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे के सारे फीचर्स हैं। अब क्या होगा, आपने कैटेगरी 1, अभी बात करूंगा मैं कैटेगरीज की, अगर आपने कैटेगरी 1 में पेशेंट को टीबी पे ट्रीटमेंट पे डाला, ये इंटेंस अभी बात करूंगा इस ट्रीटमेंट में, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल राइट नाउ। दिक्कत क्या होती है कि पेशेंट को 6 महीने के ट्रीटमेंट पे डाला, उसको 6 महीने का ट्रीटमेंट चाहिए। 6 महीने के ट्रीटमेंट में आप देखोगे कि पेशेंट के 2 महीने बाद ही खांसी गायब, बुखार भी ठीक हो गया, भूख भी लग रही है और वेट गेन भी हो रहा है। तो पेशेंट को ये लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, और पेशेंट दवा खाना बंद कर देता है। अपन कंप्लायंस इज वेरी पुअर। आज आप लोगों को डॉक्टर जो है, आपके यूआरआई हुआ या आपके डायरिया हुआ, पेशेंट को हम कहते हैं सिप्लॉक्सीजन खाना सुबह शाम 3 दिन तक या 5 दिन तक, 2 गोली में असर आ जाता है। आपके कोई एब्सेस हुआ, ऑगमेंटिन दी आपको, एमॉक्सीक्लैव दी, आपने सुबह शाम दी आपको, दिन, हाँ 3 दिन तक खाने को, या 5 दिन का कोर्स दिया, आपके 3 दिन में असर आ जाएगा। 3 दिन में असर आ जाएगा तो क्या करोगे? छोड़ दोगे। छोड़ने के कारण कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 आ गई, एमडीआर और एक्सडीआर टीबी, बात करूंगा इसके बारे में अभी। तो ये ट्यूबरकुलोसिस के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। माय फादर वाज अ रेडियोलॉजिस्ट, ही सफर्ड फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। पेशेंट से मिल जाता है गिफ्ट में, तो वो जो है पेशेंट से ट्यूबरकुलोसिस मिला, 3 महीने ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद उन्होंने ही बंद कर दिया डॉक्टर होने के बावजूद, क्योंकि नहीं खाया जाता है, कंप्लायंस इज सो पुअर। तो इसलिए दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट 3 डेकेड्स बैक। तो इसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस आज तक हम एलिमिनेट नहीं कर पाए, जबकि डॉट्स ये RNTCP या ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम 1962 से चल रहा है, अब तक तो खत्म हो जाना चाहिए था। तो क्या निचोड़ निकाला? डॉट्स। क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ड बाय वर्ड याद होना चाहिए, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी, फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी। पहले क्या था, अगर मैं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम NTP की बात करूं, तो ट्रीटमेंट चलता था 12 से 18 महीने तक। तो पेशेंट तो 12 महीने तक दवा भूल जाओ कि खाएगा। तो इसलिए रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम आया, और कीमोथेरेपी जो ड्रग्स है कि ड्रग्स की डोज बढ़ा दो, मल्टीपल ड्रग कॉम्बिनेशन दे दो, पर ड्यूरेशन कम कर दो। कम से कम ड्यूरेशन कम कर दोगे तो वो पूरा ट्रीटमेंट कोर्स तो ले लेगा, वरना नहीं लेगा। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, अब पुराना नहीं, अब क्या करते हैं, ये पूरा ब्लिस्टर देते हैं पेशेंट को, उसमें पीछे टोल फ्री नंबर लिखा हुआ होता है,
पेशेंट जब गोली जो है निकालेगा तो उसके पीछे टोल फ्री नंबर या वो लिखा हुआ होगा, उस पर उसको एक मिस कॉल करनी है और वो सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर लेते, वरना पेशेंट खाते ही नहीं दवा। तो कम्युनिटी बेस्ड सुपरवाइज्ड ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट, 5 कंपोनेंट हैं इसके: पॉलिटिकल कमिटमेंट, गुड क्वालिटी स्पूटम माइक्रोस्कोपी, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ड्रग्स एंड अकाउंटेबिलिटी। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि 6 महीने का ट्रीटमेंट है, कंटिन्यूअस रेजिमेन देनी है हर रोज पेशेंट को। आपके अब ये भूल जाना हफ्ते में 3 बार, पहले था हफ्ते में 3 बार, अब आपका फिक्स डोज रेजिमेन है रोज खिलाने, रोज खिलाना है पेशेंट को। रोज आपके अस्पताल में आएगा क्या वो दवा खाने? अपना काम धंधा कब करेगा वो? 6 महीने तक आप ट्रीटमेंट दोगे। तो दूसरा तरीका ये निकाला कि डोमिसिल, एक टर्म कहलाती है डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट, DOMICILLIARY, डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट, मतलब उसके घर के पास ही इलाज करा दो। तो कोई मल्टीपर्पज वर्कर, कोई स्कूल टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर, दाई, जो भी 8वीं क्लास पढ़ा लिखा हो और जिम्मेदार व्यक्ति हो सोसाइटी में, उसको ये कह दो कि इसके ट्रीटमेंट चल रहा है ट्यूबरकुलोसिस का, तुम ध्यान रखना कि ये रोज दवा खा ले। और उसके लिए ऑनरेरियम भी दे देते हैं कि 150 रुपए पर पेशेंट कंप्लीटिंग द ट्रीटमेंट। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस हैज बीन, वी शुड हैव एलिमिनेटेड एंड इरेडिकेटेड ट्यूबरकुलोसिस लॉन्ग बैक, कहीं और नहीं होता, इंडिया में अभी तक चल रहा है। गॉट इट? This is beyond your course. So diagnosis of TB: productive cough for more than 2 weeks with or without hemoptysis, fever, loss of weight, loss of appetite. Loss of weight, significant loss of weight कब कहते हो? Very good. More than 10% of the body weight in 6 months. 90 किलो का आदमी 9 किलो से 10 किलो 6 महीने में कम हो गया, सिग्निफिकेंट वेट लॉस है। तो 2 स्पूटम सैंपल कर लिए, फर्स्ट स्पूटम सैंपल में सेंसिटिविटी 80%, सेकंड स्पूटम सैंपल में सेंसिटिविटी 93%। अब आप लोगों को फार्माकोलॉजी पढ़ा दी, 5 ड्रग हैं HRZES, आइसोनियाजेट, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 5 ड्रग ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट प्राइमरी ड्रग्स हैं। इसके अलावा सेकंड लाइन ड्रग्स हैं। सेकंड लाइन ड्रग्स कौन कौन सी? 1-2 का एग्जांपल दो मुझको। एमिकासिन, कानामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, इथियोनामाइड और लीवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारी सेकंड लाइन ड्रग्स हैं। अभी मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे? क्योंकि मैं इस पे बात करूंगा। तो क्या है कि किसी पेशेंट को 14 दिन से ऊपर की खांसी, आपके पास पेशेंट के जरूरी थोड़ी है स्पूटम सैंपल, स्पूटम नेगेटिव टीबी भी तो होता है। एनटीईपी उसके बारे में बात इसलिए नहीं करता है क्योंकि हाँ, स्पूटम नेगेटिव टीबी जो है दूसरे आदमी को टीबी नहीं दे सकता, इसीलिए वो डिजीज ट्रांसमिट नहीं करता है, इसलिए वो ज्यादा वरीसम नहीं है। पर डायग्नोसिस तो करना है ना आपको, डायग्नोसिस तो करना है आपको। तो आपके सपोज इंडिविजुअल के 2 हफ्ते से ऊपर की खांसी थी, 2 हफ्ते से ऊपर की खांसी में आपने उसके 2 स्पूटम सैंपल करा लिए, एक भी पॉजिटिव आया तो वो स्पूटम पॉजिटिव टीबी है, उसको कैटेगरी 1 में डाल दिया। सपोज कि पेशेंट के 2 हफ्ते तक खांसी थी और दोनों स्पूटम सैंपल नेगेटिव आ गए, अब क्या करूं? तो उसको 10 से 14 दिन तक एंटीबायोटिक दिए जाते हैं अदर देन सेकेंड लाइन ड्रग। एमिकासिन, कानामाइसिन नहीं दोगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन नहीं दोगे। पेशेंट को यूजुअली एमॉक्सीक्लैव दे दी जाती है, एमॉक्सीक्लैव दे दी जाती है। तो एमॉक्सीक्लैव दे दो उसको 5 दिन तक। एंटीबायोटिक के खाने के बाद या तो उसकी खांसी ठीक हो जाएगी या फिर उसकी खांसी ठीक नहीं होगी। अगर पेशेंट की खांसी ठीक हो गई तो वो कंफर्म्ड है टीबी का मरीज ही नहीं था, क्योंकि अदर रीजंस भी हैं जिनकी वजह से 2 हफ्ते से ऊपर की खांसी हो सकती है। समझ लो इसको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2-3 कंसेप्ट हैं जो आपको बहुत जरूरी है समझने। 2 स्पूटम में से एक भी स्पूटम सैंपल पॉजिटिव आ गया तो वो पल्मोनरी टीबी है, स्पूटम पॉजिटिव टीबी। दोनों स्पूटम सैंपल नेगेटिव आए तो कोई सा भी एंटीबायोटिक दो अदर देन सेकेंड लाइन ड्रग, HRZES तो देने का सवाल ही नहीं उठता। सेकेंड लाइन ड्रग के अलावा कोई एंटीबायोटिक दे दो। अगर पेशेंट का कॉफ ठीक हो जाता है तो वो नॉन टीबी है, पर अगर पेशेंट का कॉफ परसिस्टेंट है,
तो उसके बाद 2 सैंपल कर लो, साथ में चेस्ट एक्सरे कर लो। चेस्ट एक्सरे में मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है ट्यूबरक्लोसिस की? कौन सा, राइट या लेफ्ट? इट इज दिस गॉन कॉम्प्लेक्स। पढ़ा है ना, मेडिसिन में पढ़ाया होगा गॉन कॉम्प्लेक्स। ये क्यों? क्यों? पेशेंट को ऑस्कल्टेट करना है आपको, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड। हमारे नॉर्मली क्या होती है? नॉर्मल वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स। क्या है यहाँ पे? ट्यूबरक्लोसिस क्या बनाता है? कैविटी, कैविटी बनाता है। कभी ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव पेशेंट के ऑस्कल्टेट करना है यहाँ पे, जिसके कैविटी हो। जैसे कैविटी क्या है? एक खाली बीकर, बीकर के अंदर जो है मवाद बना हुआ है, स्पूटम, वो जो है पस, ये कैविटी कहलाती है। चेस्ट एक्सरे में वो इस तरीके से गोल दिखेगी। ये बिल्कुल एक गोल वो है, एग्जैक्टली गोल नहीं कहूंगा, अलग अलग शेप हो सकती है। उसके अंदर मवाद भरा हुआ है, एक फ्लूइड लेवल भरा हुआ है। यही है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अब क्या है कि यूजुअली तो नॉर्मल वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स, आप अपने एक दूसरे के चेस्ट ऑस्कल्टेट करना, आपको नॉर्मल वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स सुनाई देगी। इन पेशेंट में ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स और क्रेप्ट सुनाई देते हैं। क्रेप्ट क्या है? क्रेपिटेशन। जैसे हम पेप्सी पीते हैं स्ट्रॉ से, जब अंदर हवा ब्लो करते हो तो बुलबुले आते हैं, वैसी आवाज आपको चेस्ट में वो ऑस्कल्टेट करने पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप एयर इनहेल कर रहे हो, एयर इनहेल कर रहे हो, वो फ्लूइड लेवल के नीचे जा रही है और नीचे जाके वो बुलबुले फॉर्म हो रहे हैं, वो क्रेप्ट से। समझ में आया? दिस इज द की फाइंडिंग। क्योंकि हमारे टाइम पे टीचर्स जो है क्लिनिकल फाइंडिंग पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, और बहुत ज्यादा कि ये सुनो, जब सुन लोगे तो कभी भी भूलोगे नहीं। और मेरे टाइम पे ट्यूबरक्लोसिस का इतना बड़ा पेशेंट लोड था मेरे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, कि ट्यूबरक्लोसिस वार्ड और ट्यूबरक्लोसिस ओपीडी सेपरेट चलती थी उस जमाने में, कि ट्यूबरक्लोसिस, और इतनी पेशेंट लाइन लगी रहती थी पेशेंट की, और एचओडी जो है वो गाली ही देता रहता था पेशेंट को। क्यों? दूर रह के खांस, दूर रह के खांस। क्यों? 3 बार उनको ही खुद को टीबी हो गई। पेशेंट मुंह पे आएगा आपके बुझ में, हाँ, जैसे ही चेस्ट ऑस्कल्टेट करने लगोगे वो आपके मुंह पे खांस देगा। अरे मैं कहाँ जाऊं, मुझे ही बीमारी दे देगा तू। एंड दिस वाज द सिनेरियो इन माय हॉस्पिटल। समझ में आया? तो पेशेंट को चेस्ट एक्सरे कराया, कैविटी दिख गई आपको। राइट, बता रहा था कि राइट अपर लोब। क्यों? देखो, निमोनिया हमेशा नीचे होता है, निमोनिया बेसल लोब है दोनों, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो। क्यों? ग्रेविटी के कारण। ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई क्या है? राइट ब्रोंकस छोटा है और मोर ट्रैकिया के बिल्कुल स्ट्रेट अलाइनमेंट है, अलाइंड है। ट्रैकिया राइट और लेफ्ट ब्रोंकस पतला भी है, राइट ब्रोंकस मोटा है और अलाइन विद ट्रैकिया है। इसलिए राइट एपेक्स लोब जो है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट साइट होती है पल्मोनरी टीबी की, अगर प्राइमरी लीजन है तो। ठीक है, तो एक्सरे करा लिया। एक्सरे कराने में अगर पेशेंट के फाइंडिंग आ रही है तो उसको पल्मोनरी टीबी कह दिया, स्पूटम नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, अब इस पे बात करता हूं। 2 टर्म कहलाती है। अब मैंने आपको बताया कि एमडीआर और एक्सडीआर टीबी है। क्यों है? क्योंकि पेशेंट की कंप्लायंस पुअर है, खाएगा ही नहीं दवा। आपने 6 महीने तक HRZDS पे डाला, उसने खाई नहीं, तो H और R से रेजिस्टेंस हो गई। 2 ड्रग जिनसे रेजिस्टेंस हो गई वो है H और R, आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग। अगर इन दोनों से रेजिस्टेंस हो गई तो क्या करें? क्या करें? पहले डायग्नोज कैसे करें? आज के लेवल पे अब क्या, आगे नाम सुना होगा आपने माइक्रोबायोलॉजी में, सीबी नॉट। पेशेंट विद HIV, MDR और XDR टीबी डायग्नोज करने के लिए एक ही इन्वेस्टिगेशन, सीबी नॉट, कार्ट्रिज बेस न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। सीबी नॉट करा लिया आपने, पेशेंट के डायग्नोज कर लिया MDR टीबी है या नहीं है। अगर HIV, TB एंड HIV गोज इन हैंड। प्रैक्टिकली स्पीकिंग HIV में मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इज ट्यूबरक्लोसिस। अगर टीबी का मरीज आ रहा है तो उसका एलिजा करा ही लो, ये जानने के लिए कि पेशेंट को HIV तो नहीं है। अब बात करता हूं कैटेगरी 1 कैटेगरी के ट्रीटमेंट की। पेशेंट स्पूटम पॉजिटिव है, नया पेशेंट कोई भी है,
वो कैटेगरी 1। पेशेंट को दिया 2 महीने का इंटेंसिव फेज HRZE का और 4 महीने का कंटिन्यूएशन फेज H और R का। FDC आते हैं आजकल, फिक्स डोज रेजिमेन है, फिक्स ड्रग्स कॉम्बिनेशन होते हैं, वो दे दिए जाते हैं। 2 महीने ये डिवाइड क्यों किया गया इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज में? एनी आइडिया? एनीबडी कैन टेल मी द आंसर? मकसद क्या है? मैंने आपको एक बात बताई थी, स्पूटम पॉजिटिव मरीज है अगर टीबी का, वो अपने 1 साल में 10 से 15 लोगों को टीबी दे देगा। तो हमारा मकसद क्या है? मकसद ये है कि जल्दी से जल्दी स्पूटम पॉजिटिव मरीज को स्पूटम नेगेटिव बनाओ। तो जल्दी से स्पूटम पॉजिटिव मरीज को स्पूटम नेगेटिव बनाओ। तो स्पूटम पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने के लिए इंटेंस ट्रीटमेंट में ज्यादा नंबर ऑफ ड्रग्स दे दी, इसीलिए 4 ड्रग दी जाती है और 2 महीने बाद पेशेंट को नेगेटिव कर दिया जाता है, नेगेटिव हो जाएगा वो। ठीक है, समझ में आया? ये इंटेंसिव फेज का मकसद है, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज। जल्दी से जल्दी हमारे को पेशेंट को पॉजिटिव से नेगेटिव लाना है। कैटेगरी 2, रिलैप्स, फेलियर एंड डिफॉल्ट। रिलैप्स क्या होता है? कैटेगरी 2 है रिलैप्स, वो जिसने 6 महीने का ट्रीटमेंट ले लिया, आपने उसको क्योर डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद वो वापस ट्यूबरकुलोसिस लेके आ गया, वो तो रिलैप्स है। फेलियर वो जो 5 महीने तक इंटेंसिव फेज चलाने के बाद भी उसका स्पूटम पॉजिटिव रहा। और डिफॉल्टर वो जिसने 1 महीने का ट्रीटमेंट ले लिया, उसके बाद 2 महीने का ट्रीटमेंट ब्रेक कर दिया, वो डिफॉल्टर है। इन तीनों को 8 महीने का ट्रीटमेंट दिया जाता है। 3 मंथ्स का इंटेंसिव फेज, कहानी वही रहेगी, 3 महीने बाद भी आपको स्पूटम कराना है। अगर स्पूटम जो है वो पॉजिटिव ही रहता है तो वापस इंटेंसिव फेज चलाओ, कहानी वही, कंसेप्ट वही सेम रहेगा। कैटेगरी 3 होती थी, आप लोगों के कोर्स में नहीं है, अब जो है आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कैटेगरी 4 आ गई, MDR TB। MDR TB का 18 से 24 महीने का ट्रीटमेंट। डायग्नोज कैसे करोगे? CB-0 के थ्रू, कार्ट्रेज बेस न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। H और R से रेजिस्टेंस MDR TB। अब ये बताओ XDR TB क्या होता है भाई? एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। एक्सट्रीम का एक्स आया, ये क्या मतलब? प्राइमरी ड्रग H और R से तो रेजिस्टेंस है ही, साथ में सेकंड लाइन ड्रग से भी रेजिस्टेंस है। इसीलिए जो है XDR TB में 24 से 30 महीने का ट्रीटमेंट। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस रेजिमेन, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर। बस आप ये याद रखो कि H और R से रेजिस्टेंस MDR TB, सेकेंड लाइन ड्रग से भी रेजिस्टेंस हो गई HR के साथ तो XDR TB। एक टर्म कहलाती है TDR TB, सुना है नाम? टोटल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। बॉम्बे महाराष्ट्र में मिले थे 10 या 12 केस। क्या है उसका ट्रीटमेंट? कुछ करोगे क्या अगर आपको भगवान ना करे कोई TDR का TB का केस मिल गया तो? क्या करोगे? सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे और कुछ करोगे क्या? सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, यस इट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन, 2 वर्ड्स होते हैं ना। आइसोलेशन केस का किया जाता है, क्वारंटाइन एक्सपोज्ड इंडिविजुअल का किया जाता है। तो इस पेशेंट का TDR TB का आइसोलेशन कर दिया जाता है। नॉन डॉट्स आपके कोर्स में नहीं है। ड्रग रेजिस्टेंस MDR TB, रेजिस्टेंस टू आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पिसिन। और आज की तारीख में हमारा चैलेंज भी यही है, क्योंकि आप देख रहे हो ऑलमोस्ट हर तीसरा 30% के करीब आता है। हम लोग जो ट्यूबरकुलोसिस में देख रहे हैं आजकल रिपोर्टेड जो हो रहा है, हर तीसरा मरीज MDR TB का है। कोई सी भी सेकेंड लाइन ड्रग्स जो है इन फॉलोइंग ऑर्डर जो है वो ले ली जाती है। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, रेजिस्टेंस टू आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पिसिड एंड to any member of quinolone family or to
one of the injectable second line drug, amikacin, kanamycin and capreomycin, capable to cause epidemics in population which are already stricken by HIV. ट्यूबरक्लोसिस एंड HIV, और अब HIV के पेशेंट में जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो रही है वो इन्हीं की हो रही है, MDR और XDR। जनरल ट्यूबरक्लोसिस में केस में हर तीसरा मरीज MDR का है, पर HIV में ऑलमोस्ट 80 to 90% MDR TB है। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और उसके बाद इतनी ड्रग। उसके बाद बताऊंगा आपको, आपने पढ़ा भी होगा, रिफैम्पिसिन की जगह रिफैम्पिसिन जो है उसके साथ प्रोटीएज इनहिबिटर नहीं दे सकते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट में। डोसेज एंड ऑल 5, 10, 25, 15, 15 ये याद करा था मैंने। ऐसे ही 5, 10, 25, 15, 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डोसेस होती है HRZES की। मोस्ट इफेक्टिव एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग रिफैम्पिसिन, मोस्ट बैक्टीरिसाइडल अगेन रिफैम्पिसिन, मोस्ट टॉक्सिक isoniazid, drug causing rapid sputum conversion, it is rifampicin. Rifampicin is a very very good drug. Orange discoloration of urine, rifampicin। इसी से पता लगाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना डिफॉल्टर का पेशेंट, क्या बोला था मैंने कि पेशेंट ने 3 हफ्ते तक ATT खाया, कैसे पता लगाओगे? पेशेंट या पुराना पेशेंट है, ट्यूबरक्लोसिस की दवा पे था या नहीं था, कैसे पता? उससे पूछोगे यूरिन कौन से कलर का आता है, येलो बोलेगा या रेडिश बोलेगा। अगर रेडिश बोलता है तो वो ATT पे था। दिस इज हाउ यू एलिसिट हिस्ट्री। ड्रग फर्स्ट टू डेवलप रेजिस्टेंस इज isoniazid. ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एड्स पेशेंट ऑन प्रोटीएज इनहिबिटर इज रिफैम्पिसिन, रिफाब्यूटिन देते हैं उनमें। ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन HIV इज थायोएसिटाजोन। इंजेक्टेबल ड्रग स्ट्रेप्टोमाइसिन, ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन लेस देन 6 years of age इज इथैम्ब्यूटॉल। क्यों? रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कर देती है। कंसेप्ट ये है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कर देती है। 6 साल से कम उम्र के बच्चे में क्यों कम किया? क्योंकि 6 साल से कम उम्र का बच्चा प्री स्कूल चाइल्ड है, उसको कलर की नॉलेज ही नहीं होती। वो बता ही नहीं सकता मुझे लाल और हरे रंग नहीं दिख रहा, वो अप्रिशिएट ही नहीं कर सकता। इससे अप्लाइड एस्पेक्ट से पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहेगी। 6 साल से कम उम्र के बच्चे को इथैम्ब्यूटॉल क्यों नहीं देते? क्योंकि प्री स्कूल चाइल्ड है और वो लाल और हरा रंग बता ही नहीं सकता। एनी डाउट्स? समझ में आया? सो एंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो फ्रेम होगा वो ये फ्रेम होगा, डिस्कस इन डिटेल एपिडेमियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड डिस्कस द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। लॉन्ग नोट है ये, NTEP आने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिसेंटली इसका नाम चेंज हुआ है। ठीक है, कम्युनिकेबल पार्क में जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनमें से पूरी की पूरी कम्युनिकेबल डिजीज मत पढ़ना, उनको स्पेशल फोकस देना जिनके अगेंस्ट हेल्थ प्रोग्राम्स है। उनके पूछने की प्रोबेबिलिटी जो है काफी हाई रहती है। ठीक है, एनी डाउट्स? ओके।